गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन बात कर रहे थे तिल तिल की क्रॉप पढ़ रहे थे ना अपन। तिल के अंदर क्या पढ़ लिया था अपन ने? फाइलोडी पढ़ा था अपन ने। इसमें क्या पढ़ा था? फाइलोडी। फाइलोडी किससे होता है? फाइटोप्लाज्मा से। पी से पी, फाइटोप्लाज्मा से क्या होता है? फाइलोडी। ठीक है, फाइलोडी इसका इंपॉर्टेंट एक न्यू टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन इसका पूछते हैं। वेक्टर। वेक्टर क्या होता है इसका? लीफ होपर। वेक्टर होता है इसका लीफ होपर। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर एक डिजीज और आती है जिसका नाम होता है रूट रोट, स्टेम रोट। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं चारकोल रोट। चारकोल रोट। अब ये जो रूट रोट होती है, रूट रोट देखो, रूट रोट के अंदर बात करते हैं अपन। रूट रोट करता कौन है? राइजोक्टोनिया करता है। ठीक है, रूट रोट राइजोक्टोनिया करता है, तो इसके अंदर भी क्या होगा? राइजोक्टोनिया कोजल ऑर्गेनिज्म होगा इसका। ठीक है, रूट की रोटिंग होना या स्टेम की रोटिंग। रूट और स्टेम का नाम आ रहा है तो मतलब क्या होगा? कोलर रोट होगा। क्या होगा? कोलर रोट। तो कोलर रोट मतलब रूट और स्टेम दोनों पोर्शन का रोटिंग हो रहा है। चारकोल रोट मतलब चारकोल जैसा उसका कलर दिखाई देता है, चारकोल जैसा उसका कलर डेवलप हो जाता है, तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? चारकोल रोट। अब इसके अंदर देखो, इसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म होता है, कोजल ऑर्गेनिज्म की अपन बात करें, कोजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है इसका? मैक्रोफोमिना, मैक्रोफोमिना फेजुलिना, मैक्रोफोमिना फेजुलिना। फेजुलिना फेसुलस वल्गेरिस जैसे होता है ना, उस हिसाब से उसके रिलेटेड है ये। ठीक है, मैक्रोफोमिना क्या होता है? ये एक फंगस होती है। क्या होती है ये? फंगस। इसके अंदर एक नाम आता है इसकी स्क्लेरोशियल स्टेज जो होता है, स्क्लेरोशियल स्टेज पूछते हैं इसकी। स्क्लेरोशियल स्टेज। स्क्लेरोशियल स्टेज का मतलब इसके अंदर ऐसी संरचना, मतलब इसका जो स्क्लेरोशिया बनता है इसके अंदर वो किसके जैसा होता है, तो इसलिए इसका नाम जोड़ देते हैं स्क्लेरोशियल स्टेज से, तो वो होता है राइजोक्टोनिया। राइजोक्टोनिया बटाटिकोला। ठीक है, राइजोक्टोनिया बटाटिकोला। अगर मैं इसमें नाम लूँ कि अगर ऐसे पूछूँ, अगर मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कि राइजोक्टोनिया की पिक्नीडियल स्टेज, राइजोक्टोनिया की, राइजोक्टोनिया जो फंगस होती है, राइजोक्टोनिया की पिक्नीडियल स्टेज अगर मैं बात करूं, पिक्नीडियल स्टेज क्या होता है? आप देखो पिक्नीडिया क्या होता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। पिक्नीडियल स्टेज, राइजोक्टोनिया की पिक्नीडियल स्टेज की बात करूं तो उसका आंसर क्या होगा? मैक्रोफोमिना। मैक्रोफोमिना। ये जो फंगस होती है इसके अंदर क्या बनता है? एक तो बनता है पिक्नीडिया, ये फ्रूटिंग बॉडी होती है, फलन काय बोलते हैं जिसको, पिक्नीडिया। और क्या बनता है इसके अंदर? स्क्लेरोशिया। ये दो स्ट्रक्चर बनती है इसके अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर देखो स्क्लेरोशिया किसके अंदर बनता है? राइजोक्टोनिया के अंदर। राइजोक्टोनिया के अंदर स्क्लेरोशिया बनता है, लेकिन इसके अंदर कोनिडिया नहीं बनता और कोई दूसरी सेक्सुअल स्ट्रक्चर नहीं बनती। इसी प्रकार से मैक्रोफोमिना के अंदर भी क्या होता है? इसके अंदर कोई भी सेक्सुअल स्टेज नहीं होती, इसके अंदर कोई सेक्सुअल स्टेज नहीं होती, लेकिन मैक्रोफोमिना में क्या बनता है? कोनिडिया बनता है, कोनिडिया प्लस स्क्लेरोशिया, ये दो स्ट्रक्चर बनती है, कोनिडिया और स्क्लेरोशिया। एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग फंगस होती है ये भी, इसमें कोनिडिया और स्क्लेरोशिया बनता है, लेकिन राइजोक्टोनिया में सिर्फ क्या बनता है? राइजोक्टोनिया में सिर्फ क्या बनता है? सॉरी, राइजोक्टोनिया में बनता है सिर्फ स्क्लेरोशिया। राइजोक्टोनिया में क्या बनता है? सिर्फ स्क्लेरोशिया। अब इसके अंदर जो कोनिडिया बनता है मैक्रोफोमिना के अंदर, वो कोनिडिया किसके अंदर बनता है? पिक्नीडिया। अब देखो पिक्नीडिया क्या होता है? पिक्नीडिया की अगर बात करें तो पिक्नीडिया का अगर नाम आए तो उसका मतलब होता है फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी मतलब फलन काय, जिसको बोलते हैं अपन फलन काय। फलन काय मतलब जैसे एसरवुलस होता है। एसरवुलस मैंने क्या बताया था डेफिनेशन में? एक तस्तरीनुमा संरचना। ठीक है, तस्तरीनुमा संरचना होती है। ठीक है, इस प्रकार की एक संरचना होती है, उसके अंदर कोनिडियोफोर्स बनते हैं। कोनिडियोफोर्स पे क्या बनते हैं?
कोनिडिया बनते हैं। तो ये क्या होता है, एसरवुलस, ये किसके अंदर बनती है, कोलेट्रोट्राइकम के अंदर, ठीक है, कोलेट्रोट्राइकम फंगस के अंदर बनता है। इसी प्रकार से फ्रूटिंग बॉडी एक पिक्निडिया भी होती है। पिक्निडिया क्या होती है, अपने कॉलेज जब अपने ऑफलाइन क्लासेस शुरू होगी उस टाइम, जैसे अपने कॉलेज में प्रैक्टिकल का अपना टाइम आ गया, तो पिक्निडिया की जो स्टेज होती है, जो स्ट्रक्चर होती है, वो अपने स्लाइड में देख सकते हैं, तो वो दिखाएंगे तुम लोगों को, ठीक है। पिक्निडिया की अपने स्लाइड पड़ी है अपने पास, उसमें बनता कैसे, देखो स्ट्रक्चर यहाँ बता देता हूँ। पिक्निडिया होता क्या है, एक फ्लास्क जैसी संरचना होती है। पिक्निडिया क्या होता है, एक फ्लास्क के आकार की संरचना होती है। कैसे बनती है वो देखो, वो संरचना बनती है इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनती है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बनते हैं कोनिडियोफोर्स। कोनिडियोफोर्स जिस पे क्या बनता है, कोनिडिया, ठीक है, उस पे क्या बनता है, कोनिडिया। अब इस पे कोनिडिया ऐसे इस टाइप से ऐसे जुड़े रहते हैं, इस प्रकार की संरचना बनती है इसके अंदर। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये तो होती है पिक्निडिया, ठीक है, ये तो होती है पिक्निडिया। ये होती है उसके अंदर कोनिडियोफोर्स, ये होती है कोनिडियोफोर्स। कोनिडियोफोर्स पे क्या बनता है, कोनिडिया। और कोनिडिया इसके अंदर कैसा बनता है, सिंगल सेल कोनिडिया बनता है। इसके अंदर क्या बनता है, सिंगल सेल, मतलब इस प्रकार का एक गोलाकार या फिर ओब्लोंग या फिर इलोंगेटेड इस टाइप का कोनिडिया बनता है, इस टाइप का, ठीक है। तो ये सिंगल सेल कोनिडिया बनता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है पिक्निडिया, बनती कैसे, ये देखो, जैसे होस्ट होता है, होस्ट का जैसे मान लो ये होस्ट का सेल या टिश्यू है, तो इस सेल के अंदर, इस टिश्यू के अंदर इस प्रकार से संरचना बनती है, ठीक है। ये जैसे अपनी सेल की स्ट्रक्चर या फिर कोई टिश्यू है, टिश्यू के अंदर ये जो संरचना होती है, तो ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगी। ये होस्ट का टिश्यू या फिर इसके साथ में फंगस का टिश्यू मिलके और बीच में, इस टिश्यू के बीच में इस प्रकार की संरचना बनती है और यहाँ पे ऐसे कोनिडिया बने रहते हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है किसके अंदर बनती है, मैक्रोफोमिना के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर कोनिडिया बनता है, प्लस में स्क्लेरोसिया बनता है। स्क्लेरोसिया कैसा होगा, देखो ब्लैक कलर का स्क्लेरोसिया होता है। राइजोक्टोनिया बटाटिकोला और सोलेनाई क्या था, रूट रोट ऑफ कॉटन डिजीज जैसे होती है ना, उसी प्रकार से। तो रूट रोट ऑफ कॉटन, रूट रोट करता है राइजोक्टोनिया, राइजोक्टोनिया के अंदर बनता है स्क्लेरोसिया। तो अपने इसकी बात करते हैं कि इसके अंदर स्क्लेरोसिया और कोनिडिया बनते हैं, ठीक है। अब इसकी सिम्टम की बात करेंगे, देखो अब इसके बाद ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अपने डिजीज साइकिल में इंपॉर्टेंट है ये, उसमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि क्या स्ट्रक्चर बनती है, कैसे बनती है। लेकिन स्क्लेरोसियल स्टेज, स्क्लेरोसियल स्टेज देखो, एक कॉमन चीज़ देखो इसके अंदर, देखो समझ में नहीं आ रहा, मुझे पता है, गोलमाल हो रहा है सब, ठीक है। मैक्रोफोमिना, एक तो ये फंगस है अपने पास। अब मैं बता रहा हूँ इसकी स्टेज, मैंने नाम क्यों लिया ऐसे, पिक्निडियल और स्क्लेरोसियल स्टेज। एक अपने लेते हैं राइजोक्टोनिया, ये दो फंगस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है, इसके अंदर भी क्या बनता है, स्क्लेरोसिया, ठीक है। स्क्लेरोसिया तो क्या होता है, फंगस का माइसीलियम होता है जो इकट्ठा हो जाता है। राइजोक्टोनिया के अंदर भी क्या बनता है, स्क्लेरोसिया, दोनों में कॉमन हो गया। लेकिन राइजोक्टोनिया में कोनिडिया नहीं बनता, लेकिन मैक्रोफोमिना में क्या बनता है, कोनिडिया बनता है, ठीक है। कोनिडिया बनता है वो भी किसके अंदर, एक फलन काय होता है, एक फ्रूटिंग बॉडी होती है उसके अंदर, और उसका क्या नाम है, पिक्निडिया। उस स्ट्रक्चर का क्या नाम है, पिक्निडिया। उसके अंदर क्या बनता है, कोनिडिया। अब मैं बात करूं कि इसके अंदर भी स्क्लेरोसिया, इसके अंदर भी स्क्लेरोसिया है, मतलब मैं राइजोक्टोनिया को मैक्रोफोमिना बोलूं तो एक प्रकार से वो मैक्रोफोमिना ही राइजोक्टोनिया है। लेकिन डिफरेंस क्या है इसके अंदर पिक्निडिया यानी कि कोनिडिया बनता है। तो राइजोक्टोनिया की पिक्निडियल जो स्टेज होती है, कि राइजोक्टोनिया होता है उसके अंदर पिक्निडिया जो जिसके अंदर बनता है, उस स्टेज को क्या बोलते हैं, वो स्टेज क्या होती है, मैक्रोफोमिना। यानी कि राइजोक्टोनिया की पिक्निडियल स्टेज तो हो गई मैक्रोफोमिना। अब मैक्रोफोमिना का जो स्क्लेरोसिया होता है वो किसके जैसा होता है, इसका स्क्लेरोसिया राइजोक्टोनिया के जैसा। तो मैक्रोफोमिना की स्क्लेरोसियल जो स्टेज होती है वो क्या होती है, राइजोक्टोनिया, ठीक है। तो ये इसका रिलेशनशिप होता है दोनों के बीच में, ठीक है। ये पूछ लेते हैं, जनरल जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ज़्यादा याद नहीं हो तो बस इतना याद रख लेना कि मैक्रोफोमिना जो होती है वो इसकी पिक्निडियल स्टेज होती है और राइजोक्टोनिया जो होता है वो स्क्लेरोसियल स्टेज होती है। बाई चांस एग्जाम में पूछ ले, बाकी परफेक्ट स्टेज पूछते हैं, इसके बारे में नहीं पूछेंगे। अपन सिम्टम की बात करें, इसमें सिम्टम देखो कैसा होगा इसके अंदर,
सिम्टम्स रूट रोट, स्टेम रोट या फिर इसको चारकोल रोट बोलते हैं। तो रूट रोट के अंदर देखो सबसे पहला जो इनिशियल जो इसके अंदर सिम्टम होता है वो क्या होगा, इसके अंदर येलोविंग। क्या दिखाई देगा अपने प्लांट पे, येलोविंग ऑफ ओल्डर लीव्स, येलोविंग ऑफ ओल्डर लीव्स। जो पुरानी पत्तियां होगी वो पीली पड़ जाएगी, पुरानी पत्तियां होगी उसमें क्या दिखाई देगा, पीलापन दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा इसके अंदर ड्रूपिंग ऑफ लीव्स। उसके बाद क्या होगा, ड्रूपिंग ऑफ लीव्स। देखो येलोविंग होगा तो ड्रूपिंग होना, ड्रूपिंग होना मतलब लेस टर्जिड, मतलब उसके अंदर पानी की कमी हो जाना, मुरझा जाएगी। ड्रूपिंग ऑफ लीव्स एंड हैवी डिफोलिएशन, हैवी डिफोलिएशन। डिफोलिएशन मतलब पत्ती का झड़ जाना। ठीक है, पत्ती का झड़ जाना, पत्ती जो होती है वो झड़ जाएगी। हैवी डिफोलिएशन होना मतलब पहले क्या होगा, जो नीचे की पत्तियां होगी, तिल का जो प्लांट होगा उसकी जो लोअर लीव्स होगी, लोअर लीव्स में क्या दिखाई देगा अपने को, येलोविंग सिम्टम दिखाई देगा। उसके बाद में ड्रूपिंग होगी, उसके अंदर पत्ती में सिकुड़न होगी या फिर मुरझा जाएगी। मुरझाने के बाद में उसका क्या होगा, डिफोलिएशन हो जाएगा। ये होता है इसका लीफ बेस्ड सिम्टम। ठीक है, सेकेंड सिम्टम की अपन बात करते हैं इसके अंदर। तो सेकेंड सिम्टम में क्या होगा, जो स्टेम वाला पार्ट होता है। ठीक है, स्टेम पे बात करें, ऑन स्टेम, इस पे क्या होगा, डार्क ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन और रेडिश, डार्क ब्राउन और रेडिश कलर्ड, रेडिश कलर्ड वाटर सोक्ड लीजन्स अपीयर। ठीक है, अब इस पे क्या होगा, देखो भूरे रंग का, गहरे भूरे रंग का या फिर लाल कलर का। ठीक है, क्या बनेगा, जल आसिक्त धब्बा बनेगा, वाटर सोक्ड लीजन्स बनेगा। किस पे, स्टेम पे। तो स्टेम पे वाटर सोक्ड लीजन्स बनेगा। लीजन्स बनने के बाद में क्या होगा, देखो इन्फेक्शन जो स्टेम रोट होगा, स्टेम रोट या रूट रोट या कॉलर रोट या चारकोल रोट इसको बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अपना प्लांट है, ठीक है, ये अपना प्लांट था, प्लांट के अंदर जैसे रूट है और ये स्टेम वाला पोर्शन है। ठीक है, अब इसके अंदर रूट रोटिंग हुआ। पहले जो सिम्टम था लीव्स की बात करते हैं, तो पत्तियां जो होगी इसकी, पत्तियों में येलोविंग हुआ। येलोविंग क्यों हो रहा है, देखो अगर इन्फेक्शन आता है स्टेम पे या फिर रूट पे, तो जो स्टेम और रूट होगा उसके अंदर जो जाइलम होगा, जाइलम समझते हो, जिसके अंदर से पानी और न्यूट्रिएंट सप्लाई होता है पौधे को, रूट के थ्रू जाता है। ठीक है, जाइलम का जो टिश्यू होंगे, जाइलम के टिश्यू में क्या होगा, अपघटन होगा। जाइलम के टिश्यू होंगे वो अपघटित हो जाएंगे। अपघटित हो जाना मतलब वो टूट जाएंगे। जाइलम टूट गया तो जाइलम टूट गया तो मतलब इसके अंदर वाटर और न्यूट्रिएंट सप्लाई बंद हो गया। वाटर न्यूट्रिएंट सप्लाई बंद हुआ, रूट में ब्लॉकिंग होगी, ब्लॉक होगी, तो पानी की कमी की वजह से क्या होगा, पत्ती में, पत्ती जो होगी उसमें क्या होगा, पानी की कमी होगी। ठीक है, पानी की कमी की वजह से इसमें क्या होगी, ड्रूपिंग। ठीक है, ड्रूपिंग हुआ। दूसरा येलोविंग क्यों हुआ, क्योंकि पानी और न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से उसके अंदर क्या हुआ, क्लोरोफिल डेवलप नहीं होगा, तो उस वजह से वो क्या होगा, उसके अंदर क्या दिखाई देगी, येलोविंग। येलोविंग हुआ, ड्रूपिंग मुरझा गई, मुरझाने के बाद सूखती है, तो सूखने के बाद ये वाला हिस्सा इसका कमज़ोर हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, डिफोलिएट, पत्ती झड़ जाती है। ठीक है, ये इसका कारण होता है। इफेक्ट किस वजह से आ रहा है, रोटिंग हो रही है, किसकी, रूट की और स्टेम की। स्टेम और रूट वाला हिस्सा जो होता है वो कमज़ोर पड़ जाने की वजह से पौधे का ऊपरी भाग होता है वो अपने आप सूख के और मुरझा के पत्तियां झड़ जाती है, डिफोलिएट हो जाती है। अब रूट हुआ या फिर स्टेम में, इस पे क्या सिम्टम दिखेगा, इस पे क्या होगा, यहाँ पे जो इसका स्टेम वाला अफेक्टेड पार्ट होता है इस पे क्या होगा, डार्क ब्राउन और रेडिश कलर के लीजन्स दिखाई देंगे, धब्बे बन जाते हैं लाल कलर के ऐसे लेंथ में, और वो क्या करेंगे, एक्सटेंड होंगे। ठीक है, अप टू डाउनवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों साइड में, मतलब यहाँ से ऊपर की तरफ भी फैलेंगे और नीचे की तरफ भी फैलेंगे। जहाँ जहाँ इन्फेक्शन होगा वहाँ पे इसकी रोटिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे रोटिंग, और जो रोटिंग स्टार्ट होगी तो उसमें क्या होगा, देखो स्टेम पे क्या होगा, डार्क ब्राउन रेडिश लीजन्स बनेंगे। लेटर ऑन स्टेम पे क्या होगा, बाद में लीजन्स बनने के बाद में क्या होगा, लेटर ऑन श्रेडिंग ऑफ स्टेम। स्टेम जो होगा उसकी श्रेडिंग हो जाएगी। श्रेडिंग होना मतलब वो फटने लग जाएगा, ऐसे टूटने लग जाएगा। स्टेम वाला हिस्सा होता है उसका पार्ट जो होगा, उसके जो टिश्यू तक होंगे वो
टूटने लग जाएंगे, श्रेडिंग ऑफ स्टेम, ठीक है। व्हेन अपरूट या फिर पुल्ड द प्लांट, जब प्लांट को अपन खींचते हैं, उखाड़ते हैं, ठीक है, लीविंग द रूट इन सोइल, प्लांट क्या करेगा, जो रूट पार्ट होगा वो सोइल के अंदर ही छोड़ देगा, मतलब उसका स्टेम होगा वो उखड़ के अपने हाथ में आ जाएगा, ठीक है। प्लांट को अपन खींचते हैं, उखाड़ते हैं, तो प्लांट क्या करेगा, लिविंग द रूट इन सोइल, सोइल के अंदर ही उसका रूट रह जाता है, ऊपर का हिस्सा उखड़ के अपने हाथ में आ जाता है, ठीक है। अब क्या होता है इसके अंदर, इन्फेक्शन कहाँ दिखेगा, इस पे ऑन रूट, रूट सिस्टम होगा, रूट पे क्या सिम्टम दिखाई देगा इसके अंदर, देखो रूट पे क्या होगा, रूट पे बनेंगे ब्लैक कलर्ड, पहला तो होगा इसके अंदर रोटिंग ऑफ रूट्स एंड ब्लैक कलर्ड स्क्लेरोसिया फॉर्म्ड ऑन रूट, ठीक है। रूट जो होगी उसके ऊपर क्या बनेंगे, ब्लैक ब्लैक कलर के स्क्लेरोसिया बनेंगे, ऐसे जैसे रूट है ना, तो रूट पे क्या होगा, ये रूट है, इस पे ब्लैक कलर के स्क्लेरोसिया बन जाएंगे, ठीक है। जो राइजोक्टोनिया या फिर मैक्रोफोमिना होती है वो ब्लैक कलर की होती है, तो ब्लैक कलर में उसका क्या होगा, इसके स्टेम या रूट के ऊपर, जो स्टेम पे भी दिखेगा, रूट पे भी दिखेगा स्क्लेरोसिया, या फिर इसमें क्या होगा, माइसीलियल ग्रोथ दिखेगी, ब्राउन कलर का माइसीलिया दिखेगा, माइसीलियल ग्रोथ, फंगस का माइसीलिया या फिर कवक जाल दिखाई देगा, किस पे, रूट या फिर स्टेम वाले हिस्से पे, कॉलर रीजन पे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो एक चीज और, स्टेम वाला पार्ट है, स्टेम पे क्या लिखते हैं अपन, ब्लैक कलर्ड, स्टेम पे लिख लेना ये ब्लैक कलर्ड पिक्निडिया, पिक्निडिया फॉर्म्ड और अपीयर, ब्लैक कलर्ड पिक्निडिया अपीयर ऑन या फिर फॉर्म्ड ऑन स्टेम, स्टेम पे क्या होगा, ब्लैक कलर का पिक्निडिया बन जाएगा। पिक्निडिया क्या होता है, इस प्रकार की संरचना होती है, तो वो स्टेम पे कैसा दिखाई देगा, देखो स्टेम होगा उस पे पिक्निडिया कैसा दिखाई देगा, ऐसे डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिखाई देगी, वो अपने आप में पिक्निडिया होता है। जो स्टेम होगा उस पे काले रंग के ऐसे धब्बे दिखाई देने लग जाते हैं, उनको पिक्निडिया बोलते हैं, ठीक है। अब इस पे क्या होगा, इन्फेक्शन आल्सो सीन ऑन कैप्सूल, ठीक है। कैप्सूल पर भी क्या होगा, इन्फेक्शन दिखाई देगा। कैप्सूल क्या होता है, जो अपनी पोड होती है, जो अपनी पोड होती है जो प्लांट की, तो उसके अंदर जैसे दाने बनते हैं, तो पोड के अंदर या फिर कैप्सूल बोलते हैं उसको, तो उसके अंदर इन्फेक्शन होगा, तो उसकी क्या होगा, देखो shriveled capsule with few grains, ठीक है, few grains या सीड, जो उसका कैप्सूल होगा श्रिवले होना, श्रिवल मतलब क्या होना, उसके अंदर सिकुड़न, सिकुड़ के छोटा हो जाएगा, श्रिवल हो जाएगा वो, और छोटा रह जाएगा, और उसके अंदर जो क्या होगा, दाना होगा वो कम बन जाएगा, ठीक है, कम दाना होगा। और क्या होगा, ब्लैक कलर्ड पिक्निडिया फॉर्मेशन ऑन कैप्सूल एंड सीड, जो सीड होगा और कैप्सूल होगा उस पर क्या बनेंगे, ब्लैक कलर का पिक्निडिया बन जाता है। तो इसका टिपिकल जो सिम्टम या फिर इसका जो आइडल सिम्टम, जो करेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है, पिक्निडिया फॉर्मेशन होता है, ठीक है। पिक्निडिया क्या करेगा, पिक्निडिया वैसे माइक्रोस्कोपिक जो स्ट्रक्चर होती है, माइक्रोस्कोप में अच्छी दिखती है, लेकिन इसका आइडिया कैसे लगाते हैं कि पिक्निडिया बनना होता है, तो जैसे सीड मान लो, तो सीड होगा तो और क्या होगा, ब्लैकनिंग ऑफ सीड। अब जरूरी नहीं है तिल काले रंग का भी होता है, वाइट जो होगा तो ब्लैकनिंग ऑफ सीड, जो वाइट सीड को जो तिल होते हैं उसका क्या होगा, कलर ब्लैक हो जाएगा। कलर ब्लैक होने का मतलब क्या हो रहा है, उसके अंदर क्या होगी, फंगस की
ग्रोथ होगी। फंगस की ग्रोथ होगी तो जो फंगस का माइसीलियम होता है वो ब्लैक कलर का होगा, तो वो कवर कर लेगा सीड को, तो सीड में क्या आ जाएगी, ब्लैकनिंग। और जो कैप्सूल होता है, जो सीड का जो पोड होता है, जो फली होती है, फली क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। सिकुड़ने के बाद में दाने का आकार कम हो जाएगा, साइज कम हो जाएगा, या फिर दाने कम बनेंगे, फ्यू ग्रेन्स बनेंगे। पिकनीडिया बन जाएगा किस पे, कैप्सूल पे, और सीड पे भी पिकनीडिया बन जाएगा। तो ये इसका पोड पे इन्फेक्शन, स्टेम पे इन्फेक्शन, और रूट पे और लीव्स पे इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, ये तो हो गए इसके सिम्टम। अब इसके बाद अपन बात करते हैं इसका प्री डिस्पोजिशन की। प्री डिस्पोजिशन क्या होता है, देखो इसमें प्री डिस्पोजिशन, अभी जो तिल की कंडीशन है इस टाइम, अगर इसी टाइम की अपने रीजन की बात करें तो इस टाइम में मैक्रोफोमिना या रूट रोट के चांसेस क्या है, ज़्यादा। क्यों, टेम्परेचर क्या है अभी इस टाइम, हाई, ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है। तो हाई टेम्परेचर इसके लिए क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन, मतलब 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो होता है इसका फेवरेबल कंडीशन होती है। और लो ह्यूमिडिटी, लो ह्यूमिडिटी, कम आर्द्रता। लो ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर, यानी कि सॉइल ह्यूमिडिटी भी कम चाहिए, और सॉइल टेम्परेचर क्या होना चाहिए इसके अंदर, हाई। सॉइल टेम्परेचर क्या चाहिए इसके अंदर, ज़्यादा होना चाहिए। सॉइल टेम्परेचर जैसे 35 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड इसका सॉइल टेम्परेचर चाहिए। और लो सॉइल मॉइस्चर, लो सॉइल मॉइस्चर, सॉइल मॉइस्चर इसके अंदर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। मतलब सीधी सीधी बात, ड्राई सॉइल। ठीक है, ड्राई सॉइल कंडीशन। ड्राई सॉइल कंडीशन मतलब सूखी मिट्टी में जैसा सूखापन ज़्यादा होगा, जैसे मिट्टी सूखी होगी उसके अंदर राइजोक्टोनिया या फिर माइक्रोफोमिना के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, जैसे राइजोक्टोनिया की कंडीशन होती है उसी प्रकार के लगभग सिमिलर कंडीशन इसी में होती है। लो सॉइल मॉइस्चर, लो ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर, हाई सॉइल टेम्परेचर। ठीक है, ऊपर का भी टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए और सॉइल का टेम्परेचर भी ज़्यादा होना चाहिए। तो ये इसका प्री डिस्पोजिशन होता है। अभी भी देखो, अब क्या बारिश हो गई, बारिश होने के बाद में एक बार कंडीशन ह्यूमिड हुआ, ह्यूमिड होने के बाद में क्या हुआ, अचानक से टेम्परेचर बढ़ने लग गया। हाई टेम्परेचर है फिलहाल, इस कंडीशन में टेम्परेचर जा रहा है अपने 35 डिग्री से ऊपर और 35, तो हाई टेम्परेचर हो रहा है। लो ह्यूमिडिटी, ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से ह्यूमिडिटी भी कम है, बारिश कम है इसलिए ह्यूमिडिटी कम, सॉइल टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है और सॉइल मॉइस्चर भी लो हो रहा है। अगर अपन इरिगेशन देते रहें, टाइमली इरिगेशन देते रहें, तो सॉइल का मॉइस्चर और टेम्परेचर दोनों मेंटेन रहते हैं, तो इस डिजीज़ के चांसेस कम हो जाते हैं। सॉइल अपना सूखा नहीं होना चाहिए, ड्राई सॉइल कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो रेन फेड कंडीशन में अपनी इसकी ग्रोथ, अपन इसका कल्टीवेशन करते हैं तो उसके अंदर चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, ये इसका प्री डिस्पोजिशन हो गया। इसके बाद बात करें इसकी डिजीज साइकिल की, तो डिजीज साइकिल में देखो, प्राइमरी जो इनोकुलम होगा, प्राइमरी इनोकुलम मतलब प्राथमिक निवेश द्रव्य। ठीक है, प्राइमरी इनोकुलम और ये सब चीज़ें पहले क्लास में बता दी, तो इसको पढ़ना, बाद में समझ में आ जाएगा। अभी जो समझ में नहीं आ रहा, तो प्राइमरी इनोकुलम प्राथमिक निवेश द्रव्य किसको बोलते हैं, प्राइमरी इनोकुलम क्या होता है इसका, इनोकुलम तो होता है कोई भी रोग कारक का भाग जो डिजीज करता है, तो रोग कारक का भाग क्या होगा, इसके अंदर क्या बनता है, स्क्लेरोसिया। तो डिजीज क्या हुई, स्क्लेरोसिया। तो डिजीज हुआ ये सॉइल बोर्न, कौन सी डिजीज है ये, सॉइल बोर्न। और कंटामिनेटेड सीड, मतलब सीड पे इन्फेक्शन चला जाता है, पोड पे इन्फेक्शन चला जाता है, कैप्सूल पे इन्फेक्शन चला जाता है, तो सॉइल और सीड बोर्न टाइप का हो गया। मेनली जो मुख्य रूप से जो इन्फेक्शन का कारण होता है वो होता है सॉइल बोर्न डिजीज होती है। ये स्क्लेरोसिया जो होता है वो सॉइल के अंदर बना रहता है। तो ठीक है, सॉइल बोर्न डिजीज स्क्लेरोसिया बना रहता है सॉइल के अंदर। और सॉइल के अंदर क्या होता है, माइसीलिया विद कोनिडिया, माइसीलिया विद कोनिडिया, सॉइल के अंदर ये स्ट्रक्चर बनी रहती है। तो प्राइमरी इन्फेक्शन तो होता है स्क्लेरोसिया से। स्क्लेरोसिया जब जर्मिनेट होता है तो इन्फेक्शन करता है, रूट में इन्फेक्शन करेगा, रूट में इन्फेक्शन के बाद में रूट की ब्लॉक करेगा, रूट की ब्लॉक उसके उसमें क्लॉगिंग करेगा, क्लॉग होने के बाद में क्या होगा, रूट के अंदर जो पूरा सिस्टम होगा उसकी रोटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर उसकी वजह से डिफोलिएशन वगैरह ये वाले सिम्टम दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, सेकेंडरी इन्फेक्शन जो होगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन किस वजह से होगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन देखो इसके अंदर क्या बनता है, कोनिडिया। तो सेकेंडरी इन्फेक्शन बाय कोनिडिया, कोनिडिया सिंगल सेल कोनिडिया बनते हैं, ओब्लोंग राउंड ओब्लोंग जो कोनिडिया होते हैं वो
इसके अंदर सेकेंडरी इन्फेक्शन करते हैं। तो ये इसका डिजीज साइकिल में प्राइमरी और सेकेंडरी इन्फेक्शन या प्राइमरी और सेकेंडरी इनोकुलम की बात करें तो सेकेंडरी इन्फेक्शन कोनिडिया से होता है, सेकेंडरी इनोकुलम हो गया कोनिडिया, प्राइमरी इनोकुलम हो गया स्क्लेरोसिया या फिर माइसीलिया या फिर कंटामिनेटेड सीड। अब इसका डिजीज साइकिल बनाना है अपने को, तो ये अपन बना लेते हैं, एक बार बता देता हूँ इसका शॉर्ट। इसमें क्या होगा, पहला जो पार्ट होगा इसके अंदर प्लांट डेब्रीज, ठीक है, प्लांट डेब्रीज और स्क्लेरोसिया इन सोइल, कंटामिनेटेड सोइल या फिर उसके अंदर इन्फेक्शन रहता है तो उस वजह से इसमें इन्फेक्शन का कारण क्या हो गया इसके अंदर स्क्लेरोसिया या फिर कोनिडिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप आता है इसके अंदर, जैसे 35 डिग्री सेंटीग्रेड सोइल का टेम्परेचर हो गया तो जो स्क्लेरोसिया होगा वो क्या होगा, जर्मिनेशन ऑफ स्क्लेरोसिया, जर्मिनेशन ऑफ स्क्लेरोसिया एंड डेवलपमेंट ऑफ माइसीलियम, फंगस का जो माइसीलियम होगा उसका डेवलपमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद आता है इसके अंदर माइसीलिया जो क्या करेगी, पेनेट्रेशन ऑफ रूट का पेनेट्रेशन करेगी। एप्रिसोरिया फॉर्मेशन होता है, रहने दो उसको, बस डायरेक्ट शॉर्ट इतना लिख लो इसके अंदर, पेनेट्रेशन ऑफ रूट। उसके बाद क्या होगा, रूट पेनेट्रेशन के बाद क्या होगा, कोलोनाइजेशन ऑफ फंगस इन जाइलम, ठीक है। जाइलम के अंदर फंगस का क्या होगा, इसके अंदर कोलोनाइजेशन हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ पिक्निडिया ऑन कॉलर रीजन जो होगा उस पर क्या करेगा, फंगस पिक्निडिया बनाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है स्प्रेडिंग ऑफ कोनिडिया का स्प्रेडिंग किससे होगा, बाय एयर और रेन और एयर से क्या होगा, इसकी कोनिडिया की स्प्रेडिंग होगी, ठीक है। तो इसके अंदर देखो पेनेट्रेशन और स्प्रेडिंग ऑफ कोनिडिया बाय एयर और रेन, ठीक है। और अगर इसको मैं कनेक्ट कर दूं डायरेक्ट यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन। जो कोनिडिया होगा, नए प्लांट की अपन बात करें, इसको रिमूव कर देते हैं, चलो ठीक है, ये इसका साइकिल अलग है, स्प्रेडिंग ऑफ कोनिडिया। अब कोनिडिया की अगर बात करूं, यहाँ पे नए प्लांट की बात करूं तो क्या होगा, कोनिडिया रीच ऑन प्लांट सरफेस या फिर प्लांट का पार्ट जो स्टेम होता है उस पे पहुंच जाता है, तो कोनिडिया उस सरफेस पे पहुंचेगा और फिर वापस क्या करेगा, प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, फिर वापस फॉर्मेशन ऑफ पिक्निडिया एंड ऑन कॉलर रीजन। तो ये लाइफ साइकिल इसका चलता रहता है। तो ये सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। सेकेंडरी इन्फेक्शन के बाद अपन क्या करेंगे, अब इसमें जो नया इन्फेक्शन होगा, नया इन्फेक्शन होने के बाद में जब प्लांट डेथ की ओर जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ स्क्लेरोसिया एंड डेथ ऑफ प्लांट, और ये स्क्लेरोसिया वापस कहाँ चला जाता है, सोइल के अंदर। तो ये इसका लाइफ साइकिल रहता है। इसको बढ़ाने में पॉइंट और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपने इसको शॉर्ट करना है बस, सीधा। पहले स्क्लेरोसिया था, स्क्लेरोसिया जर्मिनेट हुआ, प्लांट को इन्फेक्ट किया, रूट में कोलोनाइज हुआ, रूट की वजह से इन्फेक्शन चला गया कॉलर रीजन पे पिक्निडिया बना, पिक्निडिया नए प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, तो ये लाइफ साइकिल चलता रहेगा। डेथ की तरफ जाएगा तो जो फंगस होगी वो क्या बना लेगी, स्क्लेरोसिया, और वो वापिस से नया लाइफ साइकिल शुरू कर देगी, ठीक है। तो ये इसका डिजीज साइकिल हो गया। अब इसके बाद अपन बात करते हैं मैनेजमेंट की। ये इंपॉर्टेंट है तिल की डिजीज, इसलिए ज़रूरी है इसको पढ़ना। तो मैनेजमेंट में सीधा इसके अंदर क्या लिखना है, सबसे पहले टिलेज प्रैक्टिसेस करते हैं ताकि स्क्लेरोसिया जो सोइल के अंदर होता है वो बाहर आ जाएगा,
ठीक है। टिलेज प्रैक्टिसेज मतलब डीप टिल्थ मतलब अच्छी टिल्थ होनी चाहिए, उसकी अच्छी खेत की जुताई कर देनी चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करेंगे अपने, सबसे पहले टिलेज प्रैक्टिस विल रिड्यूस मॉइस्चर स्ट्रेस, ठीक है। टिलेज प्रैक्टिस विल रिड्यूस मॉइस्चर, ठीक है। मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन के अंदर ज़्यादा होती है, मॉइस्चर स्ट्रेस कम कर देंगे, यानी कि नमी सॉइल के अंदर निरंतर बनी रहेगी, तो उस वजह से इसका इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। एक तो मैनेजमेंट का ये था कल्चरल प्रैक्टिसेज में, ठीक है। सेकंड जो होता है वो क्या करेंगे, एवॉइड या फिर डेंस प्लांटिंग, ठीक है। डेंस प्लांटिंग को एवॉइड करना है, ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए, हाई प्लांट पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए, ये भी इसकी एक कल्चरल प्रैक्टिस होगी, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं इसमें क्रॉप रोटेशन, नया जो पॉइंट है वो क्रॉप रोटेशन करना चाहिए, ताकि तिल के साथ में दूसरी क्रॉप लेंगे तो राइजोक्टोनिया का इनोकुलम कम हो जाए, ठीक है। सीड ट्रीटमेंट करते हैं किसके साथ में सीड ट्रीटमेंट विद, देखो रूट रोट, स्टेम रोट, कॉलर रोट, जो भी बीमारी है, फ्यूजेरियम है चाहे विल्ट है, उसके अंदर सीड ट्रीटमेंट करते हैं। अगर बायो एजेंट की बात करें तो कौन सा लेते हैं अपन, ट्राइकोडर्मा विरिडी ले लेंगे 4 ग्राम पर केजी सीड के दर से अपन इसका सीड ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बाद अपन लेते हैं इसके अंदर केमिकल की बात करें तो सीड ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, केमिकल कौन सा लेंगे, कार्बेंडाजिम केमिकल होता है, फंजीसाइड होता है, उससे अपन सीड ट्रीटमेंट करेंगे। कार्बेंडाजिम लेंगे इसके अंदर 4 ग्राम पर केजी सीड, ठीक है, पर केजी सीड से इसका सीड ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ FYM, ठीक है। FYM का एप्लीकेशन करते हैं 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से, 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर अपने इसमें FYM डालेंगे। स्पॉट ड्रेंचिंग विद कार्बेंडाजिम, इसके बाद क्या करेंगे, स्पॉट ड्रेंचिंग विद कार्बेंडाजिम से अपने क्या करेंगे, स्पॉट ड्रेंचिंग करेंगे एट द रेट 0.2%, ठीक है। 2% के गोल से इसकी स्पॉट ड्रेंचिंग, देखो स्पॉट का मतलब क्या होता है, स्पॉट ड्रेंचिंग अपने इस डिजीज़ के अंदर एक लाइन लिखवाना मैं भूल गया, उसमें जैसे अपने लिख सकते हैं कि अपने जैसे ये बीमारी फैलती है तो उसके अंदर क्या होगा कि स्पॉट बनना, स्पॉट मतलब ऐसे कि एक साथ ब्लाइटनिंग होगी, ब्लाइटनिंग मतलब अपने फील्ड के अंदर ऐसे पेचे दिखेगा, जैसे ब्लाइटनिंग का इन्फेक्शन जैसे ही आएगा तो ब्लाइट होना, ब्लाइट यानी कि रोटिंग की वजह से, ब्लाइट जैसा सिम्टम मतलब ऐसे पौधा पूरा काला होके सूखा होके पूरा का पूरा डेड हो जाता है, सीडलिंग जो होती है, तो जैसे ब्लाइट जैसा सिम्टम होता है तो वो रूट रोटिंग का जो सिम्टम था, तो रोटिंग की सिम्टम की वजह से क्या होगा, फील्ड के अंदर जो अपने प्लांट होंगे उनकी डेथ होने की वजह से वहाँ पे क्या हो जाएंगे, डेड स्पॉट बन जाते हैं। डेड स्पॉट मतलब ये अपना फील्ड है, इसके अंदर यहाँ के प्लांट डेड हो गए, बाकी पूरा का पूरा फील्ड जो अपना ग्रीन रहता है, तो ये जो पार्ट हो गया ये एक स्पॉट का काम करेगा, इसको स्पॉट बोल देते हैं। तो उस स्पॉट की ड्रेंचिंग करना, ड्रेंचिंग का मतलब होता है जो अपना फील्ड होता है उसके प्लांट के चारों ओर गड्ढा करके और उस गड्ढे के अंदर ऐसे ट्रेंच बनाते हैं खाली, या फिर उसको नाली बोल देते हैं, नाली बना के उसके अंदर अपन क्या भर देते हैं, फंजीसाइड भर देते हैं, ताकि उसके रूट जोन के चारों तरफ, यानी कि रूट जोन के अंदर क्या चला जाएगा, फंजीसाइड। और अगर रूट के चारों तरफ फंजीसाइड चला जाएगा, रूट पे इन्फेक्शन प्लस सोइल के अंदर जो इन्फेक्शन होगा वो अपने आप खत्म हो जाएगा, किस वजह से, फंजीसाइड की वजह से, ठीक है। इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, इसके अंदर एक दे रखा है, इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। इंटरक्रॉपिंग विद मोठ बीन, ठीक है। मोठ बीन के साथ में इंटरक्रॉपिंग करते हैं 1:1, एक लाइन मोठ बीन की और एक लाइन इसकी तिल की, ठीक है। तो ये अपने इंटरक्रॉपिंग की प्रैक्टिस भी इसमें कामयाब होती है, ठीक है। सोइल सोलराइजेशन करते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं इसमें, सोइल सोलराइजेशन, देखो सोइल सोलराइजेशन, ठीक है। सोइल सोलराइजेशन में क्या करते हैं, इसमें कवर द सोइल विद पॉलीथीन,
पॉलीथीन से कवर कर देते हैं। देखो सोइल सोलराइजेशन का मतलब होता है, एक सोइल सोलराइजेशन होता है, एक सोइल स्टरलाइजेशन होता है। सोइल सोलराइजेशन का मतलब होता है कि अपना जो फील्ड है, फील्ड के अंदर पहले अपन क्या करेंगे, इरिगेशन। फील्ड के अंदर क्या करेंगे अपन, इरिगेशन। इरिगेशन होने की वजह से सोइल के अंदर मॉइस्चर ज़्यादा होगा, नमी आ जाएगी मिट्टी के अंदर। मिट्टी के अंदर नमी आने के बाद में उस जो गीली मिट्टी होती है वो सनलाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी, रिफ्लेक्ट कम करेगी, वो सनलाइट को अवशोषण करेगी ज़्यादा। और जो सूखी मिट्टी होती है वो रिफ्लेक्ट कर देती है, मतलब लाइट को वापस भेज देती है। तो गीली मिट्टी होने की वजह से वो सनलाइट जितनी भी आएगी, सनलाइट को वो एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उस जो अपनी सोइल होती है उसको अपन कवर कर देते हैं एक पॉलीथीन से। किससे कवर कर देंगे अपन, पॉलीथीन शीट से अपन ट्रांसपेरेंट जो पॉलीथीन होता है उसे कवर कर देंगे। अब पॉलीथीन क्या काम करता है, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ना, उसी प्रकार जैसे CO2 रोल प्ले करती है ग्रीन हाउस में, उसी प्रकार से इसमें पॉलीथीन लगा देते हैं। तो पॉलीथीन से क्या होगा, जो सनलाइट अंदर आएगी वो अंदर तो आ जाएगी लेकिन वापस नहीं जाएगी, वो रिफ्लेक्ट होकर वापस कहाँ चली जाएगी, सोइल के अंदर। तो सोइल का इस वजह से टेम्परेचर क्या होता है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड या 50 डिग्री से अबोव चला जाता है। 50 डिग्री या 50 डिग्री से ज़्यादा तापमान होने की वजह से जो फंगस का जो स्क्लेरोसिया होता है, फंगस का जो स्क्लेरोसिया, मोस्टली जो फंगस की जो स्ट्रक्चर होती है स्क्लेरोसिया या फिर जो कोनिडिया होते हैं, वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड या 50 डिग्री से ऊपर के टेम्परेचर पे मर जाते हैं, वो किल हो जाते हैं। तो सोइल सोलराइजेशन जो प्रैक्टिस होती है वो इसके लिए फ़ायदेमंद होती है, ठीक है। ये तो हो गया अपना शीशम का कंप्लीट। इसके बाद अपन बात करते हैं कैस्टर, ठीक है। कैस्टर जो अरंडी, ठीक है। अरंडी के अंदर कौन कौन सी डिजीज लगती है, अरंडी के अंदर मेजर जो डिजीज़ की अपन बात करते हैं वो होती है बैक्टीरियल ब्लाइट, ठीक है। बैक्टीरियल ब्लाइट और एक फाइटोप्थोरा ब्लाइट होती है इसके अंदर, एक फाइटोप्थोरा ब्लाइट, ठीक है। रूट और स्टेम रोड जो होती है, या फिर फाइटोप्थोरा ब्लाइट बोलते हैं, एक बैक्टीरियल ब्लाइट। बैक्टीरियल ब्लाइट के अंदर क्या होगा, वही जेंथोमोनास, ठीक है। जेंथोमोनास बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरियल ब्लाइट में होता क्या है, इसकी जो लीव्स होती है उस पर वैसे वाटर शॉक लीजन्स बनते हैं, ठीक है। ग्रीनिश कलर के होंगे, येलो होंगे, फिर पूरा का पूरा जो लीफ होगा उसकी ब्लाइटनिंग हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद में इसमें जो फाइटोप्थोरा ब्लाइट या फिर इसको बोलते हैं सीडलिंग ब्लाइट, फाइटोप्थोरा ब्लाइट या फिर इसको बोलते हैं सीडलिंग ब्लाइट। तो ये अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे दोनों एक साथ में। तो अपनी कैस्टर कंप्लीट होने के बाद में एक राइस और सोरगम, 2 क्रॉप बचेगी, अपना फील्ड क्रॉप हो जाएगा, 50% अपना सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद अपन पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप। तो इसको पढ़ना है ढंग से, जिसका डिजीज साइकिल बनवाया, जिसका कंप्लीट में मैंने लिखवाया है अच्छी तरीके से, जिसको लिखवाया उसके नोट्स बनाना, अच्छे से लिखना, सिंपल लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करके आसान भाषा में लिखना। उसका बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, ताकि तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ जाए, ताकि पास हो जाओ, ठीक है। बाकी न्यू टाइप के क्वेश्चन अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे एक बार सिलेबस के बाद में। जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो नोट करते जाना। थैंक यू।